पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप क्या है। इसी संदर्भ में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि संघात्मक सिद्धांत मूल रूप से क्या स्वरूप रखता है। मैंने आपको बताया था कि संघात्मकता का अर्थ है कि शक्ति का विभाजन दो स्तरों पे किया जाता है, केंद्र और राज्य। और इन दो स्तरों पे विभाजन के कारण और संघात्मक शासन प्रणाली उन देशों में विद्यमान और अच्छी मानी जाती है जो देश आकार में बड़े हैं, जहाँ भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक विविधताएं पाई जाती हैं। इसी संदर्भ में क्योंकि शक्ति का विभाजन दो स्तरों पे किया जाता है, केंद्र और राज्य या संघ और राज्य, इसी हेतु संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों के लिए ये बात आवश्यक हो जाती है कि उन देशों में एक लिखित संविधान हो, क्योंकि बिना लिखित संविधान हुए शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता। इसलिए संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों के साथ दूसरी अनिवार्यता ये जुड़ी रहती है कि वहाँ एक लिखित संविधान मौजूद रहे। इस रूप में अगर हम इंग्लैंड और भारत की तुलना करें तो इंग्लैंड में एक लिखा हुआ संविधान नहीं है, कोई लिखित संविधान का अस्तित्व हमें नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है। अगर इंग्लैंड में संघात्मक शासन प्रणाली होती तो इंग्लैंड में एक लिखित संविधान का अस्तित्व पाया जाता। इंग्लैंड लिखित रूप में ज़्यादा दिन तक एक संघात्मक शासन प्रणाली के तहत काम नहीं कर पाता। यही संदर्भ है कि जितने भी संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश हैं वहाँ पर एक लिखित संविधान पाया जाता है। और लिखित संविधान के साथ साथ एक और अनिवार्यता जो जुड़ी है संघात्मक शासन प्रणाली से, कि जब केंद्र शक्तियों का विभाजन दो स्तरों पे किया जा रहा है, केंद्र बनाम राज्य, तो ये भी संभव है कि राज्य और केंद्र में कभी अपने क्षेत्राधिकार या शक्तियों को लेकर विवाद उत्पन्न हो। ऐसी स्थिति में एक निष्पक्ष संस्था की आवश्यकता है जो उनके मध्य विवादों को समाधान कर पाए। इसी हेतु संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में एक न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बहुत महत्व दिया जाता है और न्यायपालिका को शासन के अन्य दोनों अंगों से स्वतंत्र रूप प्रदान किया। इस रूप में संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में सिर्फ यही आवश्यक नहीं है कि शक्ति का विभाजन दो स्तरों पे हो, बल्कि वहाँ पर एक लिखित संविधान हो, वहाँ पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो जो केंद्र और राज्यों के मध्य यदि कोई विवाद, क्षेत्राधिकार, शक्ति या किसी अन्य संदर्भ में अगर विवाद उत्पन्न हुआ उसका समाधान कर पाए। इसी रूप में अगर हम भारतीय संविधान भी देखें तो भारतीय संविधान में भी एक लिखित संविधान है जिसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है और साथ ही साथ न्यायपालिका एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका है जो केंद्र, जिसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ही केंद्र और राज्य के मध्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य विवादों का समाधान करना है। तो संघात्मक शासन प्रणाली इस रूप में बड़ी महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर एक लिखित संविधान भी होना चाहिए और एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी उसकी अनिवार्य पूर्व शर्त के रूप में हम मान सकते हैं। इसी संदर्भ में यदि हम भारत के संविधान का अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है और मैं आपको बता चुका हूँ कि अब भारत के अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का और एक संघ होगा। यानी इसके लिए जो शब्द आया है वो यूनियन शब्द आया और यूनियन शब्द को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि हमने फेडरलिज्म के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ ये है कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसका मतलब ये है
कि अगर हम अमेरिकन शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली से अगर हम तुलना करें भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली, तो अमेरिका में 13 राज्यों ने मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी स्वाधीनता की घोषणा की और उन 13 राज्यों ने आपस में मिलकर एक संविधान का निर्माण किया। बाद में धीरे धीरे अन्य राज्य भी जुड़े। ये वजह है कि अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य विद्यमान हैं अमेरिकी संघात्मक शासन। इसके उलट में अगर भारत का संदर्भ देखें तो भारत में कोई राज्य किसी ब्रिटिश शासन के खिलाफ अस्तित्व में नहीं आए और ना ही राज्यों ने भारत ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, बल्कि ब्रिटिश शासन प्रणाली ने केंद्रीकृत शासन प्रणाली को जन्म दिया भारत में, जिसको 1919 और 1935 के संशोधनों के माध्यम से थोड़ा विकेंद्रीकृत किया गया, संघात्मक शासन प्रणाली की कुछ तत्वों को शामिल करते हुए। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अमेरिकी संविधान में राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व था और उन्होंने मिलकर एक संविधान बनाया जिसमें केंद्र को या संघ को कुछ शक्तियां प्रदान की कि व्यापक और सामान्य हित के मामलों को केंद्र सरकार देखेगी। इसके उलट भारत में ऐसा नहीं था कि राज्यों का एक पृथक अस्तित्व था जिन्होंने स्वाधीनता की घोषणा की। दूसरे संदर्भ में राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था किसी राज्य को ये अधिकार नहीं देती कि राज्य को पृथक होने का अधिकार दे। ये विशेषता सिर्फ सोवियत संघ के भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान में विद्यमान थी, जहाँ फेडरेशन से अलग होने का अधिकार राज्यों को दिया गया था। बल्कि यह अधिकार अगर हम देखें तो एक सैद्धांतिक अधिकार के रूप में ही था, व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग करना लगभग असंभव था। तो इस रूप में भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। अब संघात्मक शासन प्रणाली, दूसरा संदर्भ में अगर अमेरिकन संविधान और भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली का हम अध्ययन करें तो अमेरिकन संविधान में राज्यों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। वहाँ सिर्फ एक ही सूची है जिसे हम संघ सूची कहते हैं और बाकी सारे अधिकार राज्यों के मध्य विद्यमान हैं। राज्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और हर राज्य का अपना एक संविधान है और साथ ही साथ ये व्यवस्था भी की गई है कि जो भी संविधान संशोधन होगा उसमें राज्यों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके उलट भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली में संघात्मक शासन प्रणाली भारतीय संविधान व्यवस्था का एक आधारभूत ढांचे का अंग है, परंतु राज्यों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व उस रूप में नहीं है जिस रूप में अमेरिकी संघात्मक शासन प्रणाली में माना जाता है। भारत में केंद्र सरकार को या संघ सरकार को ये अधिकार है कि वे दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना दे या प्रत्येक राज्य में से कुछ क्षेत्र लेकर एक नया राज्य बना दे, राज्यों के नामों में परिवर्तन कर दे, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है या घटा सकती है, यहाँ तक कि उसकी सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। यानी भारत में केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी राज्य के नाम, सीमाओं और क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है और ये विधेयक और ये काम केंद्र सरकार सिर्फ संघ सरकार दोनों सदनों के सामान्य बहुमत से ही काम कर सकती है। यानी सामान्य बहुमत से ही, यानी लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य बहुमत से ही राज्यों के अधिकार, राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। इस रूप में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि राज्य कोई एक इस रूप में केंद्र सरकार अपने स्वरूप, अपने नाम, अपने सीमाओं के संदर्भ में केंद्र सरकार पर निर्भर है कि उनका स्वरूप क्या होगा। इस संदर्भ में सिर्फ भारतीय संघ में सिर्फ दो ही प्रतिबंध लगाए गए हैं या जो दो ही सीमाएं हैं कि एक पहला ये है कि ऐसा कोई सा भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के
संसद में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, और दूसरा, जिन राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है उन राज्यों की एक बार राय जानी जा सकती है, परंतु ये राय किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है। तो इस संदर्भ में ये बात हमें देखना चाहिए कि भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों का स्वरूप बहुत हद तक केंद्र सरकार या संघ सरकार की इच्छा पर निर्भर है, और ये बात दृष्टि इंगित करती है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, राज्यों की शक्तियाँ अपेक्षाकृत कम हैं। तो ये जैसे हम पहले चर्चा कर चुके थे कि मूल संविधान जब हमने कैबिनेट मिशन में, तो एक केंद्र सरकार जो ढांचा था वो अमेरिकी संविधान की तरह ही संघात्मक शासन प्रणाली स्थापित करने का था, जहाँ पर राज्य मिलकर केंद्र का संविधान बनाते। परंतु हमने जब भारत का विभाजन हुआ तो हमने ये सीख ली कि भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि संविधान सभा के दृष्टिकोण में ये परिवर्तन आया भारत विभाजन के पश्चात कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र को अधिकाधिक अधिकार दें। यही वजह है कि भारत में राज्य और केंद्र के मध्य, संघ और राज्य के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है वह केंद्र के पक्ष में झुका हुआ ज़्यादा प्रतीत होता है। तो ये बात, और बाद में काफ़ी कानून और ऐसे संस्थाएं बनी जैसे योजना आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, जिसने उस केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि भारत में यद्यपि ये बात सही है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया है, 3 सूचियाँ पाई जाती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। फिर भारत में एक लिखित और लिखित संविधान मौजूद है, और भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ही केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के मध्य विवाद का या राज्यों के मध्य आपसी विवाद का समाधान करना है। तो इस रूप में भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली संघात्मकता के लक्षण लिए हुए भी केंद्र को बहुत अत्यधिक अधिकार देती है, या हमारे संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है।